IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11 की एनसीईआरटी का एमसीक्यू क्वेश्चन है और टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 4 है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर गलत हो जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। भारतीय जलवायु के अंतर्गत भारतीय मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून किसे कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून किसे कहते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताने का प्रयास किया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। कभी भी आप जब एग्जाम देने जाएं, क्वेश्चन इस तरह का मिले, सबसे पहले हमें यही देखना है कि क्या इसमें सत्य है और क्या इसमें असत्य है, क्या पूछा जा रहा है, पहले हमें इसी पर ध्यान देना है। पहला है आपका, यहाँ की जलवायु अवस्था में अस्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल सही है। तो हमारे देश में प्रादेशिक भिन्नताएं ज़्यादा होती हैं। एक तरफ जो है आपका मेघालय में अधिक वर्षा होती है, तो एक तरफ जो है आपका राजस्थान में जो है बहुत कम वर्षा होती है। मेघालय में 11,000 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है जैसलमेर में। तो इसका मतलब हमारे देश में प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं भारत की जलवायु के संदर्भ में। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, प्रादेशिक भिन्नताएं मुख्यतः तापमान और वर्षण पर निर्भर करती है। अभी मैंने आपको बताया कि एक तरफ जो है तापमान में जो भिन्नताएं होती हैं, तो तापमान में जलवायु के साथ तापमान में या फिर वर्षा के रूप में जो जानी जाती है भिन्नताएं, अगर देखा जाए प्रादेशिक स्तर पे, जैसे एक तरफ अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया कि मेघालय में वर्षा जो है 11,000 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो पहली भिन्नता आपको नजर आ गई। दूसरी भिन्नता क्या है, यहाँ पे तापमान कम होता है, यहाँ तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे देश में अलग अलग प्रादेशिक भिन्नताएं जो पाई जाती हैं वो तापमान और वर्षा पर ही निर्भर होती हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा है, सर्दी के समय में, सर्दी के समय मतलब शीतकाल में द्रास और तिरुवनंतपुरम के तापमान में अधिक अंतर रहता है। बिल्कुल सही है। तो इसको भी समझा देते हैं। जैसे आपका ये इंडिया का मैप है, तिरुवनंतपुरम यहाँ पे है, केरल की राजधानी है, और द्रास जो है आपका हिमालय में है, जो भारत का सबसे उत्तरी छोर है, जिसे मिंद्रा कोल कहते हैं। अब यहाँ पर अगर सर्दी के समय की बात हो रही है, शीतकाल की बात हो रही है, तो शीतकाल में यहाँ का तापमान -40 सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ का तापमान होता है लगभग कितना, 30 सेंटीग्रेड से लेकर के 35 सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है शीतकाल में। तो यहाँ के तापमान और यहाँ के तापमान में आप देख सकते हैं जो है कितना अंतर है। तो सबसे अधिक अंतर होता है, तो इसलिए दोनों जो है ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लगे हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे से इसको समझने और देखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है आपका अक्षांश। जैसे आपको पता होगा कि ये भारत का मैप है, ठीक है, आपका यह हिमालय है, तो भारत के मैप को अक्षांश प्रभावित करता है, क्योंकि भारत जो के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो आधा भारत, जो उत्तर का भारत है, ये शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, और जो दक्षिण का भारत है ये आपका उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो दोनों में भारत है। तो पहला तो अक्षांश ने प्रभावित किया भारत को। दूसरा, भूमि का उच्चावच। भूमि का उच्चावच मतलब यह है कि एक तरफ हिमालय है, एक तरफ पठार है, एक तरफ मैदान है। तो इस वजह से भी हमारे जलवायु में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। जैसे हिमालय अगर ऊंचा है, उच्चावच मतलब होता है ऊंची नीची भूमि, तो हिमालय ऊंचा तो यहाँ ठंडी ज़्यादा होती है। पठार जो है यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि उष्ण कटिबंध में पड़ता है। मैदान में ठंडी गर्मी दोनों ज़्यादा होती है। तो जलवायु को प्रभावित किया इसने भी। तीसरा है, समुद्र तल से जो है ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। जैसे अगर समुद्र तल से ऊंचाई का देखा जाए तो हिमालय समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है, तो वहाँ बर्फ़ गिरती है, और समुद्र तल से नीचा है आपका पठार, तो यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती है। जल और स्थल का वितरण, ये भी एक कारण है, जल और स्थल का वितरण। यहाँ आपका जल है, ये आपका स्थल है, तो यहाँ से हवाएं लगातार जो है आती जाती रहती हैं। ये इसलिए जो है तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। तो जल और स्थल का वितरण भी जिम्मेदार होता है। समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी भी जिम्मेदार है। जैसे समुद्र तल से दूरी की बात करें तो जैसे आपका मुंबई, जैसे इसको अलग मैप से समझाते हैं जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे आपका ये भारत का मैप है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर कोलकाता, यहाँ पर चेन्नई है। अगर देखा जाए तो दिल्ली की जो गर्मी होती है या ठंडी होती है वो मुंबई
चेन्नई और कोलकाता की अपेक्षा ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये समुद्र तल से दूर है और यहाँ समुद्र तल से नज़दीक होने का हवाएं ट्रांसफर होती रहती हैं, इसलिए यहाँ का मौसम अच्छा होता है। लेकिन दिल्ली का मौसम अच्छा क्यों नहीं होता है? गर्मी अधिक क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि समुद्र तल से दूर है और समुद्र से दूर होने की वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ समुद्र की हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं, इसीलिए जो है दिल्ली में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो समुद्र तल से दूरी भी जो है एक जिम्मेदार है भारत की जलवायु को प्रभावित करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, सभी कारण जिम्मेदार हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब यही क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पीटी में भी पूछ दिया गया। मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है, उनका स्पष्ट व्याख्या करें। तो आपको इन्हीं 5 पॉइंट 6 पॉइंट में व्याख्या करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पीटी में अगर पूछ दिया गया तो आपको पॉइंट दे दिया गया, तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा कारण है और कौन सा कारण नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी है, सभी कारण भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। पहला आपका, गंगा डेल्टा और उड़ीसा के तटीय मैदानों में जुलाई में प्रचंड तूफान आते हैं। तो किस समय की बात हो रही है? ये बात हो रही है जुलाई में। तो याद रखना, बिल्कुल सही है। तो जुलाई के मौसम में हमारे यहाँ जो है देखा होगा कि प्रचंड तूफान आते हैं उड़ीसा के तट पर और गंगा के जो है डेल्टा में आते हैं। गंगा डेल्टा कहाँ पर है? तो आपके ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। तो याद रखना, गंगा डेल्टा और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में जो है प्रचंड तूफान जुलाई के मौसम में आते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हवाएं यहाँ पर लो प्रेशर बनाती हैं। दूसरा है आपका, देश के अंतःस्थल भागों में मौसम की ऋतुगत विषमता अधिक होती है। बिल्कुल सही है। तो देश के अंतःस्थल भाग किसे कहते हैं? जो देश का आंतरिक भाग है, तो वहाँ पे मौसम में जो देखा होगा, मौसम में जो ऋतुगत विषमता ज़्यादा पाई जाती है। कभी वर्षा ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। और तीसरा ऑप्शन है, जुलाई अगस्त में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो ये गलत हो जाएगा, कोरोमंडल तट पर वर्षा जुलाई अगस्त में नहीं होती है। जैसे आपको यह मैप के माध्यम से समझाते हैं, आपका कोरोमंडल तट ये है और आपका ये यहाँ पर है पश्चिमी घाट। तो जब वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून जब यहाँ से जाता है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से जाएगा तो मानसून सीधे निकल जाता है, जिससे कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है। आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कोरोमंडल पर वर्षा नहीं है। कब? जुलाई और अगस्त में, ठीक है। तो कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है। कोरोमंडल तट पर वर्षा कब होती है? शीतकाल में होती है, ना कि जो है ग्रीष्मकाल में होती है। तो कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा नहीं होती, इसलिए जो है इस समय जैसे जुलाई अगस्त की बात करें तो चेन्नई में वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपका नवंबर दिसंबर आएगा तो वहाँ शीतकाल में वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखना, इसीलिए कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है जुलाई और अगस्त में। तो आपका याद रखना, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सही कौन सा होगा? 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। तो आपका कोरोमंडल पे वर्षा नहीं होती, जबकि यहाँ लिखा है वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन असत्य है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला है, हिमालय पर्वत एक प्रभावी जलवायु विभाजक होता है। बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही लाइन लिखा है। जैसे आपको ये मैं बना देता हूँ और आपका ये हिमालय है। हिमालय क्या करता है? ये भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि यह साइबेरिया से ठंडी हवाएं भारत की ओर नहीं आ पाती हैं और ये भारत के मानसून को रोक लेता है, जिससे हमारे यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। तो याद रखना, हिमालय पर्वत एक प्रभावी जलवायु विभाजक है। बिल्कुल सही है। आप देखोगे जो हिमालय है ये आपको अलग जलवायु देता है, जबकि चीन जो है बिल्कुल ठंडा प्रदेश है, जबकि यहाँ की जलवायु प्रभावित नहीं हो पाती है और ठंडी हवाएं यहाँ पर नहीं आ पाती हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? हिमालय पर्वत जो है ध्रुव रेखा के निकट पैदा होने वाली ठंडी पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोक देता है। बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको वही बताया, वही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। आपको अलग मैं मैप से समझा देता हूँ दोबारा से। ये आपका इंडिया का मैप है और ये आपका हिमालय है। हिमालय की याद रखना, ये ध्रुवीय रेखा मतलब कि ये साइबेरिया की ठंडी हवाएं ये हमारे देश में नहीं पहुँच पाती हैं। हिमालय उसको क्या करता है? रोक लेता। लिखा वही है, ठंडी पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराता है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, उसी चीज़ को यहाँ लिखा है, फिर से बता देता हूँ। जिससे आपका ये भारत का मैप है और ये आपका हिमालय है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से प्रवेश करता है, तो यही मानसून आकर के बंगाल खाड़ी होते हुए आके हिमालय से टकराता है और फिर जो है यूपी में, बिहार में यहाँ पर वर्षा करता है। तो इस वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अगर ये हिमालय ना होता, ये मानसून सीधे चीन की ओर निकल जाता, तो हमारे देश में वर्षा बहुत कम होती, ठीक है। तो याद रखना, हिमालय जो है मानसूनी पवनों को क्या करता है? रोकता है, ठीक, जिससे वर्षा कराता है। तो ये जिम्मेदार है बिल्कुल। इसका आंसर ये भी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पूछा रहा कौन सा असत्य है, तो डी ऑप्शन असत्य हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। लिखा है भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए हिमालय उत्तरदायी नहीं है, हिमालय उत्तरदायी है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हिमालय उत्तरदायी है भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए, क्योंकि वो मानसूनी जो है हवाओं को रोकता है, इसीलिए हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो याद रखना ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो है बेस बहुत मजबूत नहीं होता है। इसीलिए जो है क्वेश्चन को और एनसीईआरटी जब पढ़ा जाता है तो हमारे बेसिक क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जल और स्थल के स्थानिक वितरण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है आपका स्थल की अपेक्षा जल जल्दी गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ये गलत हो जाएगा। यानी ना स्थल की अपेक्षा जो जल होता है वो जो है जल्दी गर्म नहीं होता है, वो देर से गर्म होता है। जल जो है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ना कि जल्दी। ठीक है, याद रखना, जैसे मान लीजिए आपका ये इंडिया का मैप है, तो जहाँ पर ये जल है, ये अरब सागर है, ये बंगाल खाड़ी है, ये आपका स्थल है। तो स्थल जल्दी गर्म होगा, क्योंकि स्थल पे जो चट्टानें होती हैं वो जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन जल जो है हिलता रहता है लगातार, समुद्र का गहरा होता है, इसलिए वो देर से गर्म होता है। यहाँ लिखा है जल्दी गर्म होता है, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। वायुदाब में भिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण के लिए कारण बनती है, बिल्कुल सही है। मानसून में वायुदाब में भिन्नता के कारण ही मानसून तो चलता है। कैसे चलता है, अब ये भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इंडिया का ये मैप है और ये आपका हिमालय है, तो लद्दाख जो आपका तिब्बत का पठार है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, गंगा के मैदान में लो प्रेशर बनता है, और तिब्बत या आपका ये राजस्थान में भी लो प्रेशर बनता है। 3 जगह लो प्रेशर बनेगा, तो हिंद महासागर में क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि सूर्य उस समय उत्तरायण होता है और कर्क रेखा पे होता है। ऐसी स्थिति में जब यहाँ लो प्रेशर बनता है, तो यहाँ से हवाएं, हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं, तभी भारतीय मानसून कहाँ आता है, तभी भारतीय मानसून उत्तर की ओर प्रवेश करता है। तो याद रखना वायुदाब के कारण ही मानसून की पवनें चलती हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला है तटीय प्रदेशों में विषमकारी जलवायु पाई जाती है, गलत हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सागर से हवाएं स्थल की ओर और स्थल से हवाएं सागर की ओर चलती रहती हैं, इसीलिए यहाँ की जो जलवायु होती है वो विषम नहीं होती है बल्कि सम होती है। विषम जलवायु किसे कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो, उसे कहते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल होता है, बिल्कुल ना तो ज़्यादा गर्मी पड़े ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो उसे सम जलवायु कहते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में हवाएं ट्रांसफर होती हैं स्थल से सागर की ओर, सागर से स्थल की ओर, इसीलिए जो है यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, ना कि विषम पाई जाती है, गलत हो जाएगा। भारत के अंतः स्थल भाग में समकालीन जलवायु पाई जाती है, गलत हो जाएगा। जो आपका अंतः स्थल भाग ये है, देश का आंतरिक भाग ये है, तो यहाँ समुद्र से हवाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। तो तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु और आंतरिक क्षेत्रों में जो है विषम जलवायु पाई जाती है, समकालीन जलवायु नहीं पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपका विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं, बिल्कुल सही है। तो याद रखना जो आपके पर्वतीय प्रदेश है अधिक ठंडे होते हैं और मैदान कम ठंडे होते हैं विरल जलवायु वायु के कारण। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 सही होगा। ठीक है, इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा, अर्थात सी सही है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें समझ बना करके तब क्वेश्चन हल करना है, तभी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में सही होते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में वायुदाब और पवनों के संदर्भ में असत्य है। कौन सा इसमें ऐसा कथन है जो वायुदाब और पवन के संदर्भ में सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य और पश्चिमी एशिया के वायुदाब से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कैसे प्रभावित होता है, जैसे आपका ये भारत का मैप है, ये आपका हिमालय है और यहीं से आपका जो है ये पश्चिमी एशिया शुरू हो जाता है। ठीक है, आपका पश्चिमी एशिया ये आपका अफ्रीका है और आपका ये भूमध्य सागर है और यहाँ से जो है ये आपका यूरोप है। तो यूरोप से की ठंडी हवाएं और अफ्रीका की गर्म हवाएं जब मिलती हैं तो यहाँ शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होता है और यहाँ वायुदाब क्या हो जाता है, यहाँ पे अधिक हो जाता है और फिर यहाँ से हवाएं सीधे आती हैं हिमालय से टकरा करके और तब भारत में वर्षा करती हैं। इसी को हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। तो याद रखना शीत ऋतु में ये घटना होती है तभी हमारे ठंडी पड़ती है। तो याद रखना मध्य और पश्चिमी एशिया के वायुदाब का प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये पूरा पश्चिमी एशिया है और ये मध्य है। तो याद रखना इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
मध्य एशिया के चलने वाली महाद्वीपीय पवनें भारत में सूक्ष्म रूप में पहुंचती हैं, बिल्कुल सही है। तो मध्य एशिया की पवनें जो है ये महाद्वीपीय पवनें होती है, जो सूक्ष्म होती है, मतलब उसमें वर्षा की मात्रा कम होती है, ये भारत पहुंचती है, तभी भारत ठंडी होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। महाद्वीपीय पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में व्यापारी पवनों के संपर्क में आती हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यापारी पवनों के संपर्क में आती हैं तभी हमारे यहाँ जो ठंडी में कभी कभी वर्षा हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है शीत ऋतु में उच्च वायुदाब का केंद्र दक्षिण भारत में स्थापित हो जाता है, गलत हो जाएगा। दक्षिण भारत में लो प्रेशर बन जाता है। कैसे? ये इंडिया का मैप है, ये दक्षिण भारत है, आपका ये हिमालय है, ये उत्तर भारत है। जब यहाँ से हवाएं आती हैं मध्य एशिया से तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। क्यों? क्योंकि हवाएं ठंडी होती हैं, तो मैदान में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो ठंडी हवाएं क्या होती हैं? हाई भारी होती है, तो उन्हें हम हाई प्रेशर कहते हैं। उस दौरान दक्षिण भारत में क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, तभी हवाएं वहाँ से नीचे की उतरती हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दक्षिण भारत में उच्च वायुदाब न बन करके निम्न वायुदाब बनता है, तभी हवाएं जो है स्थल से सागर की ओर चलती हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जेट प्रवाह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह किसे कहते हैं? जो पश्चिमी पछुआ पवनें होती हैं उन्हें हम जेट प्रवाह कहते हैं। तो जेट प्रवाह के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये पूछा जा रहा है। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपके समझ में बिल्कुल आ जाए। जैसे मान लीजिए आपका ये इंडिया का मैप है और ये आपका ये हिमालय है, ठीक है, और आपका ये जो है और क्या कहते हैं सऊदी अरब है, और ये आपका अफ्रीका है, ये पूरा आपका अफ्रीका है, ठीक है, और ये आपका ये यूरोप है। जब हवाएं यहाँ से चलती हैं तो याद रखना ये जो भूमध्य सागर यहाँ तूफान आता है, तो जेट हवाएं जो हैं ये ऐसे चलती हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। यही क्या करती हैं? चक्रवात को हमारे यहाँ लेके आती है, तभी हमारे यहाँ उत्तर भारत में हिमालय में बर्फबारी होती है, मैदानों में ठंडी पड़ती है, ठीक है, और कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है। तो इसको हम कहते हैं आपका उत्तर पूर्वी मानसून, इसी को कहते हैं आपका जो पछुआ विक्षोभ कहा जाता है इसी को। ठीक है, तो याद रखना जेट लिखा है ये पवनें धरातल के निकट या वायुमंडल के निचली सतहों में चलती हैं। तो याद रखना ये बिल्कुल सही है, धरातल के निचले भाग में चलती है, वायुमंडल के निचली सतह में चलती हैं, क्षोभ मंडल में बिल्कुल सही है जेट पवनें। ये पवनें तिब्बत पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में जो है प्रवाहित होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना जब ये हवाएं आती हैं भारत में तो याद रखना जैसे आपका ये इंडिया का मैप है और ये आपका यहाँ हिमालय है, तो हिमालय में तिब्बत का पठार आकर के यहाँ टकराती हैं जब, तो दो भागों में बढ़ जाती हैं, एक इंडिया की ओर आती है, एक चाइना की ओर तिब्बत की ओर चली जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपका जेट प्रवाह की दक्षिण शाखा से भारत में ग्रीष्म काल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, गलत हो जाएगा। जो पवनों की दक्षिण शाखा से शीतकाल में प्रभाव पड़ता है, ना कि ग्रीष्म काल में पड़ता है। कैसे, ये बता देता हूँ। ये इंडिया का मैप है और ये आपका हिमालय है। जब जेट पवनें आती हैं यहाँ तिब्बत के पठार से, यहाँ पे जो है पामीर के पठार से टकराती हैं, इसकी एक शाखा चली जाती है चीन की ओर, इसको कहते हैं उत्तरी शाखा। एक इंडिया की ओर प्रवेश करती है, इसको कहते हैं दक्षिणी शाखा कहते हैं। तो दक्षिण शाखा शीतकाल में जब चलती है तभी जो है हमारे जो है मैदानों में ठंडी पड़ती है और पर्वतों पर बर्फबारी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सत्य पूछा जा रहा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से जानने और समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कम होती जाती है कैसे? तो इसका है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम में अधिक वर्षा होती है और पूरब में कम वर्षा होती है। कब? ये कब होती है? शीत ऋतु में होती है। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी मैदान में। तो याद रखना कैसे, इसको हम एक बार आपको दोबारा भी समझाया था, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपका हिमालय है, ये आपका पामीर का पठार है। यहाँ से जो है आपका ये पश्चिमी एशिया है, सऊदी अरब है, ये आपका अफ्रीका है पूरा, और आपका ये अफ्रीका हो गया, ये आपका पूरा हो गया यूरोप। यहाँ पर हो गया आपका भूमध्य सागर। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर याद रखना यूरोप की ठंडी हवा अफ्रीका की गर्म हवा के मिलने से यहाँ पे शीतोष्ण चक्रवात बनता है। जेट हवाएं ये चक्रवात को लेकर के आती हैं और ला करके आपका यहाँ पर पामीर के पठार से टकराती हैं। उत्तर की ओर जब हवाएं जाती हैं, इसको उत्तरी शाखा कहते हैं, चीन की ओर चली जाती हैं, और दक्षिणी शाखा जो है भारत की ओर प्रवेश करती है। तो यही जो है हिमालय में हिमवर्षा करती है, मैदानों में ठंडी
ज़्यादा हो जाती है और ओलावृष्टि भी होती है। अब यहाँ समझिए ये पश्चिमी मैदान ये है, तो पश्चिम में यहाँ वर्षा, क्योंकि हवाएं यहाँ से प्रवेश कर रही हैं तो यहाँ वर्षा अधिक होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इधर पूरब की ओर जाएंगे वैसे वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। जरा आप इस मैप पे देखिएगा, लिखा है यहाँ पे जनवरी की वर्षा, और शीत ऋतु में जनवरी में वर्षा होती है। ठीक है, तो शीत ऋतु में आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक वर्षा हो रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम वर्षा है, बिहार में बहुत कम वर्षा हो रही है, लेकिन आप देखेंगे तो हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में अधिक वर्षा हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पश्चिम में अधिक वर्षा होती है, पूरब में कम वर्षा होती है शीत ऋतु में। अब अगर इसी मैप को उल्टा बना दिया जाए, जैसे इंडिया का मैप है, और अगर देखा जाए मानसूनी वर्षा की अगर बात किया जाए, ग्रीष्म काल की बात करें, शीत का हटा दिया जाए और ग्रीष्म काल की बात की जाए तो पूरब में अधिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल खाड़ी मानसून प्रवेश करता है, और पश्चिम में कम वर्षा होती है। लेकिन अगर शीतकाल की बात करें तो पश्चिम में अधिक वर्षा होती है, पूरब में कम वर्षा होती है। ये हमारे मानसून की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पश्चिम से पूरब की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, पश्चिम में अधिक वर्षा, पूरब में कम वर्षा होगी, कब? शीत ऋतु में। ठीक है, अगर यहीं ग्रीष्म ऋतु दिया होता तो इसका उल्टा हो जाता, पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब में अधिक वर्षा, पश्चिम में कम वर्षा हो जाएगी, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, इसको हिंदी में कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। एक निम्न वायुदाब पेटी है जो कहाँ पर स्थित है? तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर आपका ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो विषुवत रेखा पे तापमान सबसे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे निम्न वायुदाब बनेगा, तो ये निम्न दाब वायु पेटी होती है। याद रखना, जब सूर्य उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पे आता है, तो ये तापमान की पेटी उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिससे लो प्रेशर, और अगर यही सूर्य जो है दक्षिण होता है तो ये पेटी दक्षिण की ओर खिसक जाती है, मकर रेखा पर। ठीक है, तो ये निम्न वायुदाब पेटी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। ये जिधर की ओर खिसकेगी उधर तापमान ज़्यादा होगा और निम्न वायुदाब बनेगा, तभी उसे मानसून कहते हैं। अब इसको हम अलग तरीके से समझाते हैं। मानसून की तब उत्पत्ति होती है, ये आपका भारत का मैप है और आपका यहाँ कर्क रेखा गुजरती है। जब जो ये आपका ITCZ निम्न वायुदाब पेटी है, जब सूर्य उत्तरायण की ओर होता है तो ये पेटी खिसक करके उत्तर की ओर यहाँ पर आ जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पे लो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, तभी तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है हिंद महासागर में, और तभी यहाँ से मानसून हमारे लो प्रेशर की ओर आता है। ठीक है, याद रखना, इसी को निम्न वायुदाब पेटी जो ITCZ, इसी को मानसून गर्त कहते हैं। ये भी याद रखना, इसी को मानसून गर्त कहा जाता है। आप NCERT में इसको पढ़े होंगे, इसी को मानसून गर्त कहता है। मैंने इसको पढ़ाया भी है, सारी NCERT को टॉपिक वाइज पढ़ाया है, तो वहाँ भी मैंने इस चीज़ को बताया था। ठीक है, अब आप इस चित्र में देखिएगा तो आप देखेंगे ITCZ जो है ये तापमान की पेटी है, ये उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर जाएगा, जैसे सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा, तो ये निम्न दाब पेटी खिसकती रहेगी और इसी के सहारे मानसून हमारे यहाँ आता है और वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूर्वी जेट प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पूर्वी जेट प्रवाह, जैसे पश्चिमी जेट प्रवाह होती है वैसे पूर्वी जेट प्रवाह भी होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, इनमें पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है। पहला है, यह प्रवाह जून में प्रायद्वीप के दक्षिण में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही है। तो आप, ये इंडिया का मैप है और भारत के प्रायद्वीप में जून के महीने में ये जो है इसी तरह से ऐसे चलती है, पूर्वी है तो पूरब से चलती है, ऐसे पूरब से। यह जेट प्रवाह समांतर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पार नहीं करती है, ये गलत हो जाएगा, पार करती है। ठीक है, यह तो 10 डिग्री यहाँ पर है तो ये इसको पार करती है, ये गलत हो जाएगा। इसके कारण भारत ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप का निर्धारण होता है। बिल्कुल सही है, तो ये वर्षा का निर्धारण करती है, कहीं वर्षा ज़्यादा कहीं वर्षा कम कराती है। इसके साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में आता है। बिल्कुल सही है, तो आप देखा होगा मई और जून में हिंद महासागर में जो आपका जो ये बंगाल खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होता है, इस चक्रवात को उत्पन्न करने में इसका बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये 10 उत्तरी अक्षांश के भी ऊपर चलती है, ना कि वो ऊपर नहीं जाती, ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इस मानसून का एक वीडियो मैं बना रहा हूँ AI की मदद से, 6-7 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप मानसून का जब वीडियो देख लेंगे, बिल्कुल AI की मदद से बनाया हूँ, बिल्कुल बहुत सरल भाषा में बनाया हूँ, बिल्कुल मैप के थ्रू बना दिया हूँ। तो आप उसको जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, फिर मानसून आपको कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है, तो आप जो कुछ दिन वेट कर लीजिएगा, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आभासी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। किसके कारण ऐसा होता है? तो उसे हम कहते हैं कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल के कारण ही जो है, याद रखना, ये हवाएं जो होती हैं
ये उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो कोरियलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। अब इसको कोरियलिस बल क्या होता है, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, हमारे चैनल पे है, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो यहाँ पे डाल देता हूँ कि कोरियलिस बल क्या होता है। इसको पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, तब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो कोरियलिस बल के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि हवाएं दाहिनी ओर और बाईं ओर क्यों मुड़ती हैं। ठीक है, कोरियोलिस बल क्या है, इसको जानते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार का आभासी बल है, या कहें यह एक प्रकार का छद्म बल है, जो हमेशा गतिमान वस्तु के गति और दिशा को प्रभावित करती है। यह दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को बाईं ओर विक्षेपित करने में तथा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करने में मदद करता है। इसकी सबसे प्रथम जानकारी फ्रेंच विद्वान जे कोरियोलिस ने दिया था, इसलिए इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। बाद में इस बल को फेरेल महोदय ने स्पष्ट किया था, इसलिए इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तथा 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहा जाता है। इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ने के कारण अधिक तापमान रहता है, जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर को उठने लगती हैं। परिणामतः यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच इसका अधिकांश भाग पृथ्वी के घूर्णन के कारण नीचे उतरने लगती है। परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, इसलिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से हवाएं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब प्रदेश की ओर गमन करती है, जिसे हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इसे हेडली सेल भी कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच वायु विक्षेपित हो जाती है। परिणाम स्वरूप धरातल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र का विकास होता है। इसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करने की प्रवृत्ति के कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गमन करने लगती है। इसे ही पछुआ पवनें कहते हैं, तथा इस क्षेत्र को फेरल सेल कहा जाता है। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री अक्षांश पर अर्थात ध्रुवों पर तापमान अत्यधिक कम होने के कारण हमेशा उच्च वायुदाब बना रहता है। परिणाम स्वरूप हवाएं ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। इस हवा को ध्रुवीय पूर्वा पवनें कहते हैं, तथा इस क्षेत्र को ध्रुवीय कोशिका या पोलर सेल कहते हैं। ध्रुवीय पवने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। तो आज हमने जाना कोरियोलिस बल के बारे में, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने तथा ध्रुवीय पवने के बारे में, तथा इसी के साथ साथ फेरल सेल, हेडली सेल और पोलर सेल के बारे में जाना। यदि यह जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें तथा आगामी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। लिखा है इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। तो जेट धाराओं को जो याद रखना, जो जेट धाराएं होती हैं हम कहते हैं जेट पवन कहते हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय जो है पश्चिमी जेट प्रवाह कहते हैं, ये भी इसका नाम है। इनकी अवस्थिति लगभग 32 से 40 उत्तरी अक्षांश के मध्य होती है। गलत हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि दोनों गोलार्ध में चलती हैं। दूसरा क्या है, ये 32 से 40 के बीच नहीं चलती हैं, ये चलती हैं जो है 30 से 40 के बीच में। ये 30 से 40 के बीच में चलती हैं, ना कि 32 से 40 के बीच में चलती हैं। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर केवल ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर में कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला है मानसून शब्द अरबी भाषा के जो है मौसम से लिया गया है। बिल्कुल सही है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, क्योंकि मानसून का पहली बार इस्तेमाल जो है अरब वासियों ने किया था अपने जहाज को भारत में लाने और ले जाने के लिए। जैसे आपका ये आपका
मैप है और आपका यहाँ पे अरब देश है। तो अरब जब मानसून यहाँ से आता था दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये अपने जहाज़ को ला करके ऐसे कर देते थे और यही मानसूनी पवनें इन जहाज़ों को भारत ले आती थी। ठीक है, तो मानसून शब्द का पहली बार प्रयोग अरब वासियों ने ही किया था। दूसरा, भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। तो भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु, क्योंकि मानसून में हमारे यहाँ वर्षा होती है तो इसे मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। भारत में अधिकतर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती, गलत हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ना कि उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तो ये गलत हो जाएगा। भारत उष्णकटिबंधीय जोन में स्थित है। बिल्कुल सही है। तो भारत उष्णकटिबंधीय जोन में है और भारत शीतोष्णकटिबंधीय जोन दोनों में है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ना कि उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तो आपका ये क्वेश्चन सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी की तरह है क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। तो याद रखना, ये तो सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। तो भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित नहीं है। ठीक है, तो याद रखना क्यों? क्योंकि भारत जो है आधा उष्ण में है और आधा शीतोष्ण पड़ता है, जबकि भारत जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसून जलवायु की तरह होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला है आपका, मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 20 उत्तरी अक्षांश से 20 दक्षिणी अक्षांश तक रहता है। यह बिल्कुल सही है। तो हमारी पृथ्वी पर 20 उत्तरी अक्षांश और 20 दक्षिणी अक्षांश तक जो है मानसून का प्रभाव देखा जाता है, जिससे कई देशों में वर्षा होती है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। ये गलत हो जाएगा। निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। ठीक है, जैसे आपका ये इंडिया का मैप है तो आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लो प्रेशर बनता है, ना कि हाई प्रेशर बनता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका, विषुवतीय गर्त विषुवत वृत्त से 10 उत्तरी अक्षांश में स्थित होता है। गलत हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण दोनों जगह स्थित होता है। याद रखना, ये पृथ्वी है, ये आपका विषुवत रेखा है, तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण दोनों जगह बनता है विषुवतीय गर्त, ना कि केवल उत्तर बनता है। ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि असत्य पूछा रहा है तो 2 और 3 दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारतीय मानसून के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। भारतीय मानसून के बारे में पहला लिखा है, भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट प्रवाह का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो भारत का ये पश्चिमी तट है, तो अफ्रीका से चलने वाली हवाओं के कारण ही जो है, याद रखना ये, और दूसरा जो है जेट स्ट्रीम के कारण जो है इसका प्रभाव पड़ता है, तभी हमारे यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। भारतीय मानसून तेजी से गति करता है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत के पठार के ऊपर वायु गर्म हो जाती है। तो याद रखना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, वायु गर्म जब सूर्य उत्तरायण होता है तो याद रखना, जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार के ऊपर वायु गर्म नहीं होती है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है, ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीप पर भूमध्य सागरीय जेट धाराओं का प्रभाव पड़ता है। गलत हो जाएगा। ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो भूमध्य सागरीय जो जेट धाराओं का प्रभाव ये ग्रीष्म ऋतु में नहीं पड़ता है, ये शीत ऋतु में पड़ता है। ठीक है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर एक सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है इसमें। ठीक है, पहला है, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। बिल्कुल सही है। तो दक्षिण भारत में मानसून कब आ जाता है? 1 जून को आ जाता है, और जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त वर्षा होती है दक्षिण भारत में। सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन हमारे यहाँ मानसून कब आता है? तो 15 जून के बाद, और जो है अगस्त तक वापस हो जाता है। ठीक है, सितंबर लगते लगते वापस हो जाएगा। तो याद रखना, उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है, दक्षिण भारत मानसून की अवधि अधिक होती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की जो मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। वृष्टि मतलब यहाँ पे वर्षा होती है। कैसे? तो याद रखना, अभी मैंने आपको समझाया भी था। ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपका पूर्वी भारत है, ये आपका पश्चिमी भारत है। जब हवाएं यहाँ से
मानसूनी हवाएं बंगाल खाड़ी चलती हैं तो बंगाल खाड़ी चलने की वजह से आपका जो यहाँ पर वर्षा क्या होगा, पूर्वी क्षेत्र में अधिक होगा, जिससे से मानसूनी हवाएं पश्चिम की ओर जाएंगी, वैसे वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो बिल्कुल सही लिखा है कि पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घट जाती है। इसे आपका देखेंगे तो बिहार में और बंगाल में अधिक वर्षा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और दिल्ली तक वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट आपका अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसको कहते हैं ITCZ। अभी मैंने आपको बताया था कि स्थिति का संबंध मानसून से है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। और जब ये आपका कर्क रेखा है, जब कर्क रेखा के पास सूरज पहुंचता है तो ये ITCZ जो है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है ये हमारा कर्क रेखा के पास उत्तर की ओर आके शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मानसून गर्त कहते हैं। ये लो प्रेशर होता है तभी तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है और तभी यहाँ पे मानसून गति करता है। उत्तर के मैदान के क्षेत्र में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के खिसकते ही भारत में मानसून का फस्फोट हो जाता है, मतलब विस्फोट हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल सही हो जाए तभी मानसून हमारा चलता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर अगर नहीं बनेगा, यहाँ पे ITCZ नहीं पहुंचेगा तब तक यहाँ पर मानसून नहीं आएगा। दोनों क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें सत्य कथन कौन सा है। पहला है आपका, उत्तरी मैदान में जून के प्रारंभ में निम्न वायुदाब की अवस्था दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है, बिल्कुल सही है। तो आपका ये इंडिया है और आपका यहाँ से विषुवत रेखा गुजरी हुई है, ठीक है। तो इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। तो लिखा है कि उत्तरी मैदान में जून के महीने में यहाँ पे मानसून पहुँचता है, यहाँ पर जो है कर्क रेखा के पास जब आपका निम्न वायुदाब बनता है, ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा हिंद महासागर में, और यहाँ से हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, जो यह व्यापारिक पवनें अपने साथ बड़ी मात्रा में नमी लाती हैं जो मानसून के रूप में भारत में स्थलीय भागों में वर्षा कराती हैं। तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता रहता है और इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा आदि के साथ साथ जो है कौन से प्रमुख जो है परिणाम होते हैं। तो एल नीनो क्या है, आप इस मैप पे दिखेगा। तो एल नीनो ये उत्पन्न होता है जो है पेरू के पास दक्षिण अमेरिका में, और ये वहाँ से चलता है। एल नीनो का नाम है बालक ईसा, ठीक है। तो ये जो है 5-10 साल में उत्पन्न होता है और लगभग इस शीतकाल में वही दिसंबर के महीने में उत्पन्न होता है, इसलिए इसको बालक ईसा कहते हैं। एल नीनो जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ से आपको क्रॉस करते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करता है। तो दुनिया के कई देशों में जो है क्या करता है, बाढ़, सूखा लाता है और जो है आदि घटनाएं होती हैं। तो इसका और क्या परिणाम होता है ये पूछा जा रहा है। पहला लिखा है, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय अब जो है परिसंचरण में जो है विकृति आ जाती है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि जब ये भूमध्य रेखीय मतलब क्षेत्र पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा जो हवाओं को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्री जल के वाष्प में अनियमितता आ जाती है, कहीं वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, कहीं मात्रा कम हो जाती है। और तीसरा है प्लवक की मात्रा में कमी। प्लवक क्या होता है, समुद्री घास होती है। जब ये एल नीनो जलधारा चलती है तो चूँकि गर्म होती है, तो याद रखना ये जो समुद्री घासें होती हैं, प्लवक कहते हैं, इनको जला देती है। जलाने के कारण की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इन्हीं प्लवक को मछलियाँ खाती हैं, तभी वो जीवित रहती हैं, तो मछलियाँ भी मर जाती हैं। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों में से कथनों विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है इसमें, ठीक है। पहला है लिखा, अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा से भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। तो आपका ये इंडिया का मैप है, ये अरब सागर। तो यहाँ से जब दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है तो इसी की वजह से जो है भारत के पश्चिमी तट में जो है अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट है तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा कर देता है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा संवहनीय प्रकार की होती है। तो संवहनीय प्रकार की वर्षा नहीं होती है, ये जो है पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। क्यों, तो क्योंकि पर्वत से पश्चिमी घाट से टकरा के वर्षा होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो याद रखना, पश्चिमी घाट में जो वर्षा होती है वो संवहनीय नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में
जो वर्षा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय अवदाब से होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर बंगाल की खाड़ी में अवदाब उत्पन्न ना हो तो यहाँ से मानसून भारत की ओर प्रवेश ही नहीं करेगा, उत्तर भारत की ओर। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर पूछा रहा कौन सा इसमें असत्य है, तो 2 नंबर क्या होगा, इसमें असत्य हो जाएगा, जो गलत है। बाकी जो है 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर यहाँ पर चूंकि असत्य पूछा गया है तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो मानसून का आगमन हमारे यहाँ जून के महीने से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपका इंडिया का मैप है दक्षिण भारत का। तो मानसून का आगमन ऐसे ही होता है दक्षिण पश्चिम की ओर से। ठीक है, लिखा है पहला ऑप्शन है, उत्तरी मैदान में निम्न वायुदाब की अवस्था होती है, बिल्कुल सही है। तो हिंद महासागर में हाई प्रेशर बनता है और ये गंगा के मैदान में उत्तर भारत में लो प्रेशर बन जाता है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम मानसून में प्रवृत्त हो जाती हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, इसको समझा देता है। आपका ये विषुवत रेखा है और आपका इंडिया यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपका गंगा का मैदान है, उत्तरी मैदान है। और आपका यहाँ लिखा है दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनें, तो दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनें ये होती हैं। और जब यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, कहाँ पर, तो यहाँ पर जब हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर, तो यही हवाएं व्यापारी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें ऐसे घूम करके ऐसे चलने लगती हैं और इसी को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, क्योंकि इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, बिल्कुल सही है। यहाँ अगर लो प्रेशर न बनता, यहाँ हाई प्रेशर नहीं बनता, तो हवाएं यहाँ से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर नहीं जाती। दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है आपका, इससे भारतीय मौसम में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ ग्रीष्मकाल से वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है तो मौसम में परिवर्तन हो जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया ये इंडिया का मैप है और आपका याद रखना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानसून की प्रवाह हो जाती है। तो ये दक्षिण पश्चिम है और आपका ये क्या है, उत्तर पूर्व है। तो मानसून ऐसे चलता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, या इसका आंसर डी हो जाएगा, यही मानसून की सामान्य दिशा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना क्या कहलाता है। अगर याद रखना, जब मानसून आने वाला होता है तो तटीय क्षेत्रों में बहुत तेज गरज के साथ बिजली गिरती है और खूब आर्द्रता होती है, तो उसे कहते हैं मानसून प्रस्फोट, कहते हैं मानसून विस्फोट भी कहा जाता है। अचानक जो है वर्षा होने लगती है तो इसको क्या कहते हैं, मानसून प्रस्फोट कहते हैं, अर्थात विस्फोट कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरब सागर की मानसूनी पवनों से पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने वाले किन स्थानों पर वर्षा की मात्रा कम होती है। आपको ये इंडिया का ये मैप है, ठीक है, ये आपका ये पश्चिमी घाट है। तो याद रखना, जब मानसून यहाँ से चलता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक बंगाल खाड़ी की ओर चला जाता है, एक अरब सागर की ओर आता है। तो अरब सागर की मानसून की शाखा से ही पश्चिमी तटीय मैदान में खूब वर्षा होती है यहाँ पर। तो जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, इसके बगल में पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के इस तरफ वर्षा नहीं हो पाती है, तो इसको हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा कहाँ कम होती है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र में याद रखना, पुणे, लातूर और मंगलुरु तीनों जगह पे वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि तीनों पश्चिमी घाट के कहाँ हैं, तीनों पश्चिमी घाट के आपके जो है पूरब में है। तो यहाँ पे पुणे है, पुणे मुंबई में ज़्यादा वर्षा होती है, पुणे में कम होती है, लातूर भी यहीं है और मंगलुरु भी यहीं पर है। तो यहाँ वर्षा कम हो जाती है तीनों जगह पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो पर्वत क्या करते हैं, जैसे मान लो ये आपका ये पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत क्या करता है, मानसून को रोक लेता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पुणे है और आपका जो शहर है लातूर है, मंगलुरु है, यहाँ वर्षा कम होगी क्योंकि ये पर्वत रोक लेता है। तो इसी को जहाँ वर्षा कम होती है इसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि मतलब होता है वर्षा, वर्षा छाया क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बंगाल खाड़ी के मानसून के संदर्भ में पूछा जा रहा है और सही कथन में कौन सही नहीं है, ये पूछा रहा है कौन इसमें सही नहीं है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मैंने आपको बताया कि पहले समझा देता हूँ बंगाल खाड़ी की मानसून शाखा होती क्या है। ये आपका पश्चिमी घाट है और आपका यहाँ पर जो है
अन्नामलाई पहाड़ी है, तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से चलता है तो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा बंगाल खाड़ी में जब जाती है तो उसको बंगाल खाड़ी की शाखा कहते हैं, एक यहाँ अरब सागर में होती है तो इसको अरब सागर की शाखा कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है, बंगाल खाड़ी शाखा में और अरब सागर की शाखा में। तो बंगाल खाड़ी की शाखा की बात हो रही है, ठीक है। अब इसकी बात हो रही है तो इसके बारे में क्या है लिखा है। पहला ऑप्शन है, इससे उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही है। तभी मैंने आपको बताया था आपका ये पश्चिमी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, यहाँ ज़्यादा होगी। तो पश्चिम से पूर्व के क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, इसकी एक शाखा ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करती है। बिल्कुल सही है। तो जब बंगाल खाड़ी की शाखा यहाँ पहुँचती है तो यहीं से एक जो है कहाँ चली जाती है, कहाँ पर, तो ब्रह्मपुत्र घाटी असम की ओर प्रवेश कर जाती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है आपका, गारो पहाड़ी पर स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता। गलत हो जाएगा। मासिन राम में तो अधिक वर्षा होती है, लेकिन जो है याद रखना ये गारो पहाड़ी में नहीं है, ये खासी पहाड़ी में है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये खासी पहाड़ी मासिन राम है, ना कि गारो पहाड़ी में है। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है केवल 3 है जो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सही नहीं है, पूछा गया है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा जो है क्यों नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इसको मैं आपको मैप समझा देता हूँ। यह आपका तमिलनाडु का तट है, यहाँ वर्षा ऋतु में नहीं होती है, जैसा आपकी इस मैप पे भी देख सकते हैं। क्यों नहीं होती वर्षा, तो याद रखना ये पश्चिमी घाट है और यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी है। तो जब मानसून यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है पालघाट दर्रे से, तो ये यहाँ कोई पहाड़ी तो होती नहीं है, इसलिए पूरा मानसून ऐसे ऊपर की ओर से निकल जाता है। तो यहाँ पे जब तक पहाड़ी नहीं होगी और मानसून को रोकेगा नहीं तब तक वर्षा होगी नहीं। तो चूंकि यहाँ पे कोई पहाड़ी नहीं होती है, पर यहाँ पर क्या कहते हैं तमिलनाडु के तट पर, कोरोमंडल तट पर, इसलिए मानसून सीधे निकल जाता है, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं होती है। यही कारण है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा से वृष्टि छाया प्रदेश स्थित है, तो यहाँ से अरब सागर की शाखा ऐसे बहती है, तो यहाँ पे यह वर्षा नहीं हो पाती क्योंकि ये ऊपर से निकल जाता है और वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। वृष्टि छाया कैसे क्षेत्र बनता है ये आप फिर से बता देता हूँ। ये इंडिया का मैप है और ये आपका यहाँ पर पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी। तो अन्नामलाई पहाड़ी के जो है इस तरफ वर्षा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र बन रहा है, पहाड़ी है और पहाड़ी क्या कर रही है, इस वर्षा को रोक ले रही है, तो यहाँ वर्षा नहीं होगी। ये वही क्षेत्र जहाँ वर्षा नहीं हो रही है। यही इसी का जो है वर्षा ऋतु में, जैसे इस समय वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के जो है कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है, जैसा आपने भी मैप पे भी देखा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। तो याद रखना, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कौन प्राप्त करता है, तमिलनाडु प्राप्त करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है सी हो जाएगा। अब कैसे प्राप्त करता है ये बता देता हूँ। ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपका तमिलनाडु है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे चलता है तो वर्षा नहीं होती है। उत्तर पूर्वी मानसून ऐसे चलता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून जब चलता है तो यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ी से टकरा करके यहाँ खूब वर्षा करता है, इसीलिए इसके बिल्कुल सामने पड़ जाता है। इसीलिए जो है उत्तर पूर्वी मानसून ऐसे चलता है और यहाँ वर्षा खूब होती है, इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो एग्जाम में भी पूछा गया है कि शीत ऋतु में वर्षा भारत किस क्षेत्र में होती है, तो इसी कोरोमंडल तट पे होती है या तो जो है आपका तमिलनाडु में होती है। तो कोरोमंडल तट कहें चाहे तमिलनाडु कहें, बात एक ही है, इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पे कौन सा कथन असत्य है। इनमें कौन सा कथन है जो असत्य है। पहला है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी होती है। बिल्कुल सही है। एक खास मौसम में वर्षा होती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर खत्म हो जाता है, उसे मौसमी वर्षा कहते हैं। मानसूनी वर्षा में मानसून विच्छेद चक्रवाती अवदाबों से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। मानसून विच्छेद क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखा होगा मानसून तो हमारे यहाँ इस समय चल रहा है, लेकिन देखा होगा जैसे आपकी मैं एक शहर की बात करूँ, दिल्ली की या पटना की बात करूँ, तो पटना में जैसे मान लो आज बारिश हो रही है तो 4 दिन बारिश नहीं होगी, फिर होगी, फिर 5 दिन बारिश नहीं होगी, फिर होगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, मानसून का मौसम चल रहा है, तो मानसून के मौसम में तो हमेशा वर्षा होनी चाहिए, लेकिन बीच बीच में वर्षा क्यों नहीं होती है। 10-10 दिन का गैप क्यों हो जाता है, तो जो 10 दिन का 15 दिन का 1 महीने गैप हो जाता है उसी को मानसून विच्छेद कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है, भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानीय वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान हो रहता है। गलत हो जाएगा। तो मानसूनी वर्षा एक समान नहीं है, असमान है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, उसी समय जो है मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा असत्य है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
मानसूनी वर्षा उच्चावच और भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, बिल्कुल सही है। अगर पर्वत नहीं हो, मैदान नहीं हो, पठार नहीं हो, सागर नहीं हो तो मानसूनी वर्षा प्रभावित होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत के किस तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा चक्रवातीय अवदाबों और तूफानों से होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट पर। तो आप गया इंडिया का मैप है और ये कोरोमंडल तट है, तो जब बंगाल खाड़ी में चक्रवात आता है तो उसकी वजह से यहाँ वर्षा खूब होती है, तो कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? तो याद रखना, भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून अगर कमजोर हो जा रहा है तो सबसे बड़ा कारण है सूर्य की दक्षिणायन की स्थिति। जब सूर्य दक्षिण की ओर चला जाएगा, मकर रेखा पे चला जाएगा, तो हमारे यहाँ जो है क्या होगा? वर्षा नहीं होगी। क्यों वर्षा नहीं होगी? क्योंकि मानसून कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है। और अगर सूर्य जो है उत्तरायण होता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है गंगा के घाटी में, तभी तो मानसून आता है हमारी तरफ। ठीक है। तो सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा तो मानसून कमजोर पड़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो सारा खेल तापमान का ही है, और सूर्य जैसे जैसे उत्तर दक्षिण की ओर होता है वैसे तापमान की पेटी खिसकती रहती है, और तभी हमारे देश में वर्षा का जो है प्रभाव होता है। ठीक है। तो सूर्य दक्षिण की ओर चला जाएगा तो हमारे यहाँ शीत पड़ जाती है और भारत दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के विच्छेद। अभी मैंने बताया मानसून विच्छेद किसे कहते हैं? जब मानसून काल में वर्षा में कुछ दिन का अंतर आ जाता है, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, उसे मानसून विच्छेद कहते हैं। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है आपका, उष्णकटिबंधीय मानसून चक्रवातों की संख्या में कमी से उत्तर के विशाल मैदानों में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। गलत हो जाएगा, बढ़ जाती नहीं है, घट जाती है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, पश्चिमी घाट पर मानसून विच्छेद की स्थिति तब आती है जब घाट के समांतर सूक्ष्म पवनें प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो यहाँ जब हवाएं इसी के समानांतर बहने लगती हैं, अगर टकराएंगी नहीं पश्चिमी घाट से, तो यहाँ वर्षा नहीं होगी। तो याद रखना, मानसून विच्छेद हो जाएगा, वर्षा नहीं होगी। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है आपका, तापमान की विलोमता के कारण पंजाब में मानसून जो है विच्छेद होता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तापमान की विलोमता के कारण नहीं होता, वायुदाब के कारण होता है ऐसा। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मानसून के निवर्तन। मानसून का निवर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना। के संदर्भ में कार्तिक मास की जो है ऊष्मा का तात्पर्य क्या होता है? तो याद रखना, जब मानसून वापस होता है तो उससे क्या होता है? उच्च तापमान और आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है। तभी देखा होगा जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में उमस भरी वर्ष जो है उमस ज़्यादा होती है। ठीक है। हमारा पसीना नहीं सूखता है, तो यह उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से भारत की जलवायु परिस्थितियों को व्यक्त करने का सही क्रम कौन सा है? ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी ऋतु आती है, सबसे बाद में कौन सी ऋतु आती है, इसको पूछा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले आती है ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद जो है आपका क्या आता है? तो याद रखना, उसके बाद जो है आपका आता है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु आती है। इसके बाद क्या आता है? मानसून के निवर्तन अर्थात लौटने की ऋतु आती है, और फिर शीत ऋतु आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु आती है। कब आती है? तो मार्च से लेकर के मई तक, जून से लेकर के और जुलाई अगस्त तक जो है मानसून के दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु होती है। सितंबर में जो है निवर्तन की ऋतु होती है, और इसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शीत ऋतु होती है, जनवरी, फरवरी तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। यह वार्षिक ऋतु चक्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या होता है? जैसे आपका इंडिया का यह मैप है, तो उत्तरी भारत में अधिक ठंडी क्यों पड़ती है शीत ऋतु में? पहला ऑप्शन है समुद्र से समकारी प्रभाव का होना। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पर याद रखना, समुद्र यहाँ है तो यहाँ से समकारी प्रभाव का होना, समकारी प्रभाव के होने से यहाँ पर जो है अधिक ठंडी पड़ती है। दूसरा, हिमालय श्रेणियों में हिमपात होना। तो हिमालय श्रेणी में हिमपात अधिक होता है, तो अगर यहाँ पे बर्फ ज़्यादा गिरेगी तो ठंडी हवाएं नीचे की ओर उतरेंगी, इसकी वजह से ठंडी ज़्यादा होती है। मध्य एशिया के क्षेत्र में ठंडी पवनों का उत्पन्न होना। गलत हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, शीत ऋतु की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला है, शीत ऋतु में गंगा घाटी में प्रवाहित होने वाली पवनों की दिशा
पश्चिम जो है और उत्तर पश्चिमी होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना उत्तर पश्चिम, पश्चिम या उत्तर पश्चिम से हवाएं ऐसे चलती, क्योंकि हिमालय यहाँ है तो हिमालय से हवाएं उतरती हैं शीत ऋतु में, बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्वी भूमध्य सागर पर पश्चिमी विक्षोभ का उत्पन्न हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भूमध्य सागर में भी मैं आपको बताया था, तो भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो शीत ऋतु में ठंडी पड़ती है। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी जो है व्यापारी पौने प्रभावित होती हैं, तो यहाँ उत्तर पूर्वी व्यापारी पौने प्रभावित होती हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई असत्य नहीं है, सभी तीनों ऑप्शन सत्य हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु क्यों होती है? मृदु मतलब होता है सामान्य क्यों होती है, मधुर क्यों होती है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु में ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडी क्यों पड़ती है, पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला आपका, दक्षिण भारत में समुद्र की समकारी प्रभाव की जलवायु होती है, बिल्कुल सही है। तो समुद्र में क्या है, समुद्र से ठंडी हवाएं सागर स्थल की ओर, स्थल से हवाएं सागर की ओर चलती रहती हैं, इसलिए यहाँ का मौसम जो विषम नहीं होता है, सम होता है, और यहाँ पर न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चावची स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे पर्वत है, पठार है, इस वजह से यहाँ पे ऊंचाई क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे ठंडी हो जाती है। इस क्षेत्र में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली होती हैं, बिल्कुल सही है। तो समताप रेखाएं मतलब कि तापमान एक समान होता है, कहीं तापमान न ज़्यादा न कहीं तापमान कम होता है, तीनों प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है कौन सी पवनें? जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित मतलब उत्पन्न होता है। कैसे, मैं बता देता हूँ, इसको मैंने बताया था फिर बता देता हूँ मैं। ये इंडिया का मैप है, लिखा है ग्रीष्म ऋतु में। तो याद रखना जो उत्तर भारत है यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनेगा, ये लो प्रेशर बन गया। यहाँ क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। इससे सागर से वायु क्या चलती है, तो सागर से वायु सागर से स्थल की ओर जब चलती हैं तो इसी से मानसून उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और 10% वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून को ही लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, ये कोई अलग से मानसून नहीं होता है, लौटता हुआ मानसून को ही उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रमुख स्थान निम्नलिखित में से कौन से हैं? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भारत के किन क्षेत्रों में होती है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो अंडमान निकोबार द्वीप सागर में है, तो यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पश्चिमी घाट में जो है ये आपका याद रखना, ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में भी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उत्तरी सरकार तट पे जो है आपका ये है, उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, तो यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती, गलत हो जाएगा। पूर्वोत्तर हिमालय क्षेत्र है, यहाँ भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और मेघालय की पहाड़ियों में तो सबसे अधिक वर्षा होती ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। केवल उत्तरी तटीय सरकार मतलब कि आपका उड़ीसा के तट पे वर्षा कम होती है, 200 सेंटीमीटर नहीं होती है, 150 सेंटीमीटर होती है, बाकी हर जगह पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में अगर देखा जाए तो वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कहाँ पे वर्षा ज़्यादा और कहाँ पे वर्षा किसका संदर्भ में है। पहला है आपका, मध्यम वर्षा का क्षेत्र है आपका पूर्वी मध्य प्रदेश, तो पूर्वी मध्य प्रदेश मध्यम वर्षा का क्षेत्र, बिल्कुल सही है। न्यून वर्षा का क्षेत्र पूर्वी राजस्थान है, बिल्कुल सही है। अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र पश्चिमी घाट है, ये गलत हो जाएगा, पश्चिमी घाट में बहुत वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय की पहाड़ी, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है सत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मानसून की क्षेत्रीय विविधता के आधार पर विभिन्न फसलों की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है। तो मानसून की क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर ही हमारे यहाँ खेती होती है। जैसे चावल पश्चिम बंगाल में ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे मानसूनी वर्षा ज़्यादा होती है। असम में ज़्यादा चावल होता है, जूट होता है। बिहार में अधिक चावल होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ मानसूनी वर्षा ज़्यादा होती है। जब उसी समय आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में वर्षा कम होती है, तो वहाँ पर ऐसी फसलें नहीं होती हैं। वर्षा की
परिवर्तनीयता से देश के कुछ भागों में सूखा पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो वर्षा की अगर परिवर्तनीयता है वो इतनी ज़्यादा है तो कहीं पे वर्षा ज़्यादा तो कहीं पे कम होती है। तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित हुई होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किया है उन्होंने भारत का। कोपेन एक विद्वान है जिन्होंने भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो कोपेन के जलवायु के प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु का औसत तापमान 18 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। ये कोपेन के जलवायु में बताया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और प्राकृतिक वनस्पति है, बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा जितना तापमान बढ़ेगा उतनी वर्षा होगी तो उतनी प्राकृतिक वनस्पतियां ज्यादा ग्रोथ करेंगी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर पाई जाती है, बिल्कुल सही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऊंचाई क्षेत्र है और वहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है। और ध्रुवीय क्षेत्र में पृथ्वी की जो ध्रुव है आपका नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ भी बर्फ ज्यादा गिरती है। तो याद रखना, चूंकि जम्मू कश्मीर ऊंचाई पर है तो बर्फ ज्यादा गिरती है, तो बिल्कुल उसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे ध्रुवीय प्रदेश में पोल पाई जाती है वैसे जम्मू कश्मीर भी पाई जाती है। ये कोपेन कहते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें सभी सही है, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर नंबर 4 जलवायु से जुड़े हुए मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। मैप के थ्रू बहुत जगह बताया है मैंने, डायग्राम के थ्रू बताया है। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उस जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आपको एक हफ्ते के अंदर मानसून पर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो उस मानसून की वीडियो को जब देख लेंगे तो आपको दोबारा मानसून को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सरल तरीके से AI की मदद से मैं बना रहा हूँ और बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।